and the radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6 meters. Okay. Now in the previous class I have given you a homework, and then I said to find out the expression of the to find the density of the Earth की density मालूम करने की आपको एक expression मालूम करनी है, इसमें आप मास का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, मास के बगैर आपको एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ अर्थ की एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं दैट वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, where m is the mass of the earth and v is the volume, ठीक है। and let consider earth is a sphere, अर्थ आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, where r is the radius of the earth. Okay, so we know that g is equals to gm over r square, or we can make subject m. M is the subject now, so m is equals to gr square upon g, and we know that from this expression we can do that mass is equals to density into volume, and we know that volume of the earth that can be 4/3 pi r cube, so that will be m is equals to rho 3/4 pi r cube. Okay, so this is the expression for mass of the earth, and we substitute this value over here, so this will become density is equals to we use first substitute this value, so this will become density 4/3 pi r cube is equals to gr square upon g, r square और ये cube cancel out हो जाएगा, okay, and we will take this 4/3 pi r over there, so it will go in denominator, so this will become density is equals to 3g, okay, ये 3 उधर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, and this will become 4 pi g, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगी, ओके। ऊपर मैंने 3/4 लिख दिया है, 4/3 होगा, थैंक यू, 4, okay. So this is the expression for the density, and this is very simple expression. What you need for this expression is only the gravity, okay, and obviously the radius of the earth. You also needs the radius of the earth, that is 3g is equals to 4 pi g r cube, and gravitational constant is always 6.6 into 10 to the power minus 11, ठीक है। So this is the expression for the density, and anyone who have found the density, what is the density? r कैसे नहीं आ रहा नीचे परवा, अगर r स्क्वायर और r क्यूब में कैंसिल आउट होंगे तो एक r बचेगा ना हमारे पास परवा, r स्क्वायर तो कट गया उधर, लेकिन r क्यूब में से एक r बचेगा ना, ठीक है परवा। अच्छा, और मैं ख्याल काफी सारे बच्चों ने ये एक्सप्रेशन बनाई थी और मुझे जो है वो भेजी थी, इसकी जो है जो भी डेरिवेशन की थी, ठीक है। उसके अंदर किसी को कोई इशू है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर? जी हाँ भाई, नहीं सर, ठीक है।
अच्छा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जरा इसके अंदर 3, 9.81, 4 पाई जी और आर लगा के जरा कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रही है डेंसिटी। हाँ 5486, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.5, समझ लीजिए आप इसको, into 10 to the power 3. So it is around approximately density of the earth 5486.2, which is if we take it up to two significant figure, so it will become 5.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. This is the density of the earth. And in this we consider that the density of the earth is remain constant throughout. हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ पूरी अर्थ में कांस्टेंट होगी, ऑल्दो ऐसा हकीकत में नहीं है क्योंकि अंदर कोर में हम जाते हैं तो वहाँ पे मैग्मा है विच इज द मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स। इस तरीके से थोड़ा सा है। जी अम्मार रजा साहब आप कुछ पूछ रहे हैं? सर एक बार फिर समझा दें। एक दफा फिर समझा दूं? ठीक है, अच्छा तो हम इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, हमने दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटी, ठीक है। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। अर्थ को हमने क्या कंसीडर किया? एक स्फीयर कंसीडर किया। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट, पहले हमने मास को सब्जेक्ट बनाया और फिर वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह हमने 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो G इज इक्वल टू GM ओवर आर स्क्वायर थी ये वाली, इसमें हमने m को सब्जेक्ट बना के इधर ले आए और फिर m की जो ऊपर वैल्यू थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। r और r क्यूब जो है वो कैंसिल होके एक r की वैल्यू बच गई, ठीक है। 3 डिनोमिनेटर में जाके स्मॉल g से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 3g हो गया, और ये 4 पाई r जो है ये नीचे आके कैपिटल G से मल्टीप्लाई होके 4 पाई जी आर बन गया, ठीक है। और फिर हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। यू ऑलरेडी नो दैट ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.81, और उसके थ्रू जो है हमने इससे डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ये आपकी अर्थ की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब कोई क्वेश्चन है? जी सही, कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। स्मॉल जी तो ग्रेविटी होती है, लेकिन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है कैपिटल जी। यानी इस दुनिया में कहीं भी हमारे पास ये कांस्टेंट जो है वो इस्तेमाल होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सिर्फ अर्थ पे नहीं होगी, ठीक है। और आर रेडियस है। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम अर्थ का रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। जी और कोई क्वेश्चन किसी को? जी बच्चों, अच्छा, so let's move forward, आगे चलते हैं। So this is the density of the earth we have calculated so far, that is 5.5 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, which is approximately 5500 kilograms. अच्छा, पानी की डेंसिटी 1000 kg per meter cube होती है, लेकिन क्योंकि अर्थ काफी डेंस है उसके मुकाबले में rocks are more denser than water, that's why they sink in the water. So उसकी तकरीबन डेंसिटी जो है वो 5 टाइम्स ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से जो अर्थ की डेंसिटी, ठीक है। So this is the density of the earth, how we calculate, okay. अच्छा, we know that gravity is equals to gm over r square. This is the expression for gravity, okay. This is the expression for gravity when the object is at the surface. जब वो कहाँ पे होगा? सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। क्योंकि r is actually what? R is not radius, R is actually separation. It is the separation. But let's say if the person is not at the surface but above the surface, okay, it is above the surface of the earth, okay. So let's say it is height h from surface and
r is the radius of the earth. Okay, so what is the total separation between the person and the center of the earth now? R plus H. R plus h, obviously. So what will be the value of gravity over here? What is the value of gravity over here at this point where the person is standing? So now the value of gravity will be Gm over r square. Okay. Now what is small r? Small r is simply, I can say that small r is re plus या r plus h. यानी अगर मैं रेडियस ऑफ द अर्थ को हाइट में ऐड कर दूं तो मैं उसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ? स्मॉल आर कंसीडर कर रहा हूँ. ओके, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लीजिए. मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं, ग्रेविटी एट द सरफेस की एक्सप्रेशन में हम रेडियस ऑफ द अर्थ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेडियस सरफेस पे ना हो बल्कि उससे दूर हो तो हम उस केस में रेडियस नहीं करते बल्कि हम रेडियस में उस हाइट को भी ऐड करेंगे, वो हाइट जो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट सरफेस से ऊपर होगा. जैसे कि ये जो पर्सन है ये इस वक्त सरफेस से कितनी हाइट ऊपर है? h की हाइट ऊपर है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? r. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस h. और इसको मैंने कंसीडर कर लिया है किसके? स्मॉल r के कंसीडर कर लिया. इसलिए ग्रेविटी एट दिस पॉइंट विल बी gm ओवर r स्क्वायर, where r is the separation of the center of the earth and the surface. ठीक है जी, कोई इशू? सर हमने अर्थ का वॉल्यूम स्फीयर क्यों कंसीडर किया? अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर किया ना हमने. अर्थ कैसी होती है? स्फेरिकल सर दिखती है. सर दिखती है, लेकिन सर वो कहते हैं ना अंडे के शेप की, ओवल टाइप एलिप्टिक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एलिप्टिक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एलिप्टिक शेप है, लेकिन हमें देखो कुछ चीजों में कुछ कंसिडरेशन तो करनी पड़ेगी ना, वरना फिर एलिप्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला डिफरेंट होता है. ठीक है सही जी. स्मॉल आर क्यों लिखा है? डायरेक्ट आर प्लस एच लिख सकते थे. यस, बिल्कुल हम लिख सकते थे यार सर, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन फिर मसला ये होता कि अगर हम आर प्लस एच लिखते तो फिर ये खुलता ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सप्रेशन. ठीक है ना, तो वो फिर इक्वेशन फालतू में लंबी हो जाती है. हम उसको डायरेक्ट इस तरीके से आर से कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, और हमें पता है कि आर जो है वो किसके बराबर है? आर रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट के बराबर. ठीक है, चाहे तो आप कैपिटल आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन किसी को? अच्छा, ये बताइए मुझे, लेट्स से दिस इज अर्थ, आप यहाँ खड़े में, ओके, फिर आप थोड़ा सा आगे चले गए यहाँ पे, फिर आप थोड़ा सा और आगे चले गए यहाँ पे. ठीक है, पहले आप पॉइंट ए पे थे, फिर बी पे चले गए, फिर सी पे चले गए. ग्रेविटी की वैल्यू जब आप ए पे थे तो ए पे इसकी वैल्यू थी ग्रेविटी की G is equals to gm upon r square. What is r over here now? R is the radius. लेकिन जब आप a पे थे, ठीक है, क्या b के ऊपर भी यही एक्सप्रेशन लगेगी या दूसरी एक्सप्रेशन लगेगी? R प्लस H हो जाएगा. क्या चीज? r प्लस सर h हो R जाएगा. पड़ेगा. बिल्कुल सही, r की वैल्यू चेंज. एक बात बताओ मुझे कि जब आप अर्थ की सरफेस पे होते हो, ठीक है, और आप फिर ए से बी पॉइंट पे चले जाते हो, क्या आपके ए से बी पॉइंट पे जाने में क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे कोई चेंज आएगा? नहीं सर. है? इज देयर एनी चेंज इन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी? नो, बिल्कुल सही है, गुड सिनान. क्या आपके जमीन से एक आदमी आप हैं, आपके जाने से क्या अर्थ के मास के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नो. नो, बिल्कुल सही है, दोनों पे नहीं पड़ेगा. तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि gm, चाहे हम ए पे हैं, बी पे हैं, सी पे हैं, ये क्या रहेगा अर्थ के लिए? क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना. लेकिन ये बताओ कि ए पे, बी पे और सी पे जाने से किस चीज में डिफरेंस आएगा?
रेडियस। सर छोटे आर में। वेट के ऊपर भी जैनब सही कह रही हो, लेकिन एक्चुअली में छोटे आर पे फर्क आएगा। ऑब्वियसली आर पे फर्क आएगा तो ग्रेविटी पे फर्क आएगा जैनब, और ग्रेविटी पे फर्क आएगा तो ऑब्वियसली वेट के ऊपर फर्क आएगा। तो तुम आखिरी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंची हो। तुमने स्टार्ट नहीं किया कि सर आर पे आएगा, फिर जी पे आएगा, फिर वेट पे आएगा। तुम डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच गई हो। ठीक है, तो बिल्कुल पहले आर पे चेंज आएगा। ठीक है, आर के ऊपर चेंज आएगा। आर के ऊपर चेंज आने के बाद फिर हमारे पास किसके ऊपर चेंज आएगा? ग्रेविटी के ऊपर चेंज आएगा, और उसके बाद वेट पे चेंज आएगा। तो जैसे जैसे हम आगे ट्रेवल करते हुए जाएंगे, हमारे पास वेट की वैल्यू क्या होती जाएगी जी? चेंज होती जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होगी, क्योंकि हमारा रेडियस चेंज होगा। ठीक है जी। तो अगर इस एक्सप्रेशन को तुम लोग ध्यान से देखो, जो अच्छा बी पॉइंट पे ग्रेविटी की एक्सप्रेशन क्या होगी? दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यानी हम यहाँ पे बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कंसिडर कर रहे हैं? आर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, स्मॉल आर। अब ग्रेविटी की जो एक्सप्रेशन है जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, बड़े ध्यान से बात सुनना। उसमें हमने कह दिया कि जी एम जो है वो कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द सेपरेशन। यानी इसका मतलब यह है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की अगर अर्थ से सेपरेशन इंक्रीज करेंगे, इफ द सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, then the value of gravity will increase or decrease? डिक्रीज। It will decrease. It will decrease by inverse, or it will follow inverse square law? इनवर्स स्क्वायर लॉ। Inverse square law, वो inverse square law को follow करेगी। inverse square law का क्या मतलब होता है? 4 गुना कम। 4 गुना कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं फिर से एक बात को रिपीट करता हूँ। हम जब अर्थ की सरफेस पे होते हैं तो हमें मैक्सिमम ग्रेविटी मिलती है। जब हम अर्थ की सरफेस से आगे जाते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि अर्थ का मास और ग्रेविटेशन कांस्टेंट चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ से सेपरेशन चेंज हो रही होती है, तो उसकी वजह से हम नोटिस करते हैं कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जितना ज्यादा हम सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कौन से लॉ को फॉलो करती है? इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये किस लॉ को फॉलो करेगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। बात समझ में आ रही है? किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये बताइए मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ होती है जी? कोर पर। अर्थ के ऊपर। कोर पे नहीं होती, अर्थ पे होती है। तुम कोर में रहते हो, क्या नाम है, अमाल? सर लेकिन कोर पे होगी ना, रेडियस सबसे कम उधर होगा। तुम कोर में अर्थ का गए हो? रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा ना। तुम कोर में गए हो क्या? कोर में तो लावा होता है, मैग्मा होता है। तो सर वहां पे नहीं होती क्या? वहां पे ग्रेविटी नहीं होती। सी क्या है बेटा? व्हाट इज सी? इज रियाज रियाज कह रहा है तो व्हाट इज सी जी? रियाज, सी के लिए क्या सर वो जो एक्सप्रेशन? आपने डायग्राम में सी बनाया हुआ है उसकी। अच्छा, सी के लिए, सी के ऊपर ऑब्वियसली वो आर और बढ़ जाएगा। दैट विल बी मोर आर, ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी आर की। परसेंट एट सी। ठीक है, सी के लिए भी यही एक्सप्रेशन हो जाएगी। लेट से अगर बी के लिए R1 है, R1 तक है, तो सी के लिए क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी। और R2 किसके बराबर होगा? R प्लस H2, और यहाँ पे ये होगा R प्लस H1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नो सेम एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। ऑब्वियसली आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसकी वजह से ग्रेविटी कम होती चली जाएगी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दोनों में रेडियस तो सेम रहेगा अर्थ का, लेकिन हाइट दोनों की डिफरेंस होगी। अगर बी की हाइट H1 है तो सी वाले की हाइट H2 होगी। H2 बड़ा है, इसलिए मोर ग्रेविटी विल डिक्रीज। ठीक है, अबान और कोई क्वेश्चन? बेटा ये पॉइंट क्लियर कर लेना यहाँ पे। ये अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को मसला रहा ना, तो बाद में प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, हम लोग अर्थ की सरफेस पे रहते हैं।
अर्थ की सरफेस पे हमें मैक्सिमम ग्रेविटी मिलती है। जब हम अर्थ की सरफेस से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि हमारी अर्थ के सेंटर से सेपरेशन चेंज होगी तो हमारे पर ग्रेविटी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। ऑल्दो हमारे दूर जाने से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी और मास ऑफ द अर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमारी सेपरेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से ग्रेविटी कम होगी और कौन से लॉ को फॉलो करेगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। जी, एनी क्वेश्चंस? अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को जरा समझ लीजिएगा ध्यान से। लेट अस कंसीडर दिस इज अवर अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द ग्राफ which is representing the gravity. Over y-axis we have gravitational field strength, which is measured in Newton per kilogram, and over here is R, which is actually separation. ठीक है, ये क्या है? सेपरेशन। ठीक है, अच्छा बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, और सेंटर को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे? ओरिजिन। ये नीचे ये जगह सरफेस है, दिस इज सरफेस। ये बताइए सरफेस का सेंटर से कितना डिस्टेंस होता है? आर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा सरफेस के ऊपर जब हम होते हैं यानी हम कितनी सेपरेशन के ऊपर होते हैं? हम आर की सेपरेशन पे होते हैं, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें सरफेस के ऊपर कितनी ग्रेविटी मिलती है? 9.81। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो आगे चलें और कितना ही डिस्टेंस और आगे चले जाएं, आर डिस्टेंस आगे चले जाएं, यानी अब हमारा सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r। तो 2r के ऊपर मुझे ग्रेविटी 9.81 मिलेगी, उससे कम मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगी? 2r के ऊपर 9.81 से कम मिलेगी। 9.81 से कम मिलेगी। और कितने टाइम्स कम मिलेगी? 2 टाइम्स नो, नहीं 4 टाइम्स। 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ग्रेविटी कौन सा लॉ फॉलो करती है? इनवर्स स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा तो दैट इज 9.81 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 गुना कम मिलेगी। बिल्कुल सही, 4 टाइम्स कम मिलेगी। अगर 9.81 डिवाइड बाय 4 करें तो क्या वैल्यू आती है? जी 2.25, बिल्कुल सही है। 2.45, ओके। तो 2.45 की वैल्यू हमें कितने डिस्टेंस पे मिलेगी? 2r के ऊपर, विच इज एक्चुअली 9.81 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा बताइए मुझे, अगर मैं और आगे चला जाऊं, r का डिस्टेंस और आगे चला जाऊं, तो बताइए अब मैं सेंटर से कितना दूर हूं? 3r दूर हूं। बताइए इस 3r के डिस्टेंस पे मुझे कितनी ग्रेविटी मिलेगी? इज इट 9.81? इज इट 9.81 डिवाइडेड बाय 3 और इज इट 9.81 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, क्योंकि ये कौन सा लॉ फॉलो करेगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग होगी। तो यहाँ पे मुझे ग्रेविटी क्या मिलेगी? 1.09 या 1.04 मिलेगी। आई थिंक 1.04 मिलेगी, है ना? 1.09। अच्छा ठीक, तो 1.09 मुझे ग्रेविटी, यानी मैं सरफेस पे हूं तो मुझे कितनी ग्रेविटी मिलेगी? 9.81। अगर मैं 2r के डिस्टेंस पे यानी ट्वाइस ऑफ द रेडियस पे चला जाऊं तो मुझे ग्रेविटी सिर्फ कितनी मिलेगी?
9.81 divided by 4 which is actually equivalent to 2.45। और अगर मैं 3r पे चला जाऊं तो मुझे ग्रेविटी मिलेगी 9.81 डिवाइडेड बाय 9 विच इज एक्चुअली 3 स्क्वायर, तो मुझे मिलेगी 1.09। और अगर मैं 4r पे चला जाऊं तो क्या मिलेगी 9.81 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यानी 16, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं, देखो ये पॉइंट, अब मैं जरा थोड़े इन पॉइंट्स को ऑरेंज से लगाता हूं। दिस इज 9.81, दिस इज 2.45, दिस इज 1.09। तो अगर हम इस ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमें दिखने में कुछ यूं नजर आएगा। ये देखिए, विच इज, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ क्लियर करके बनाऊं, द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ग्रेविटी है और यहाँ पे आर। ठीक है, एंड इट इज अ कर्व ऑफ इनवर्स स्क्वायर कर्व या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ग्रेविटी कौन से लॉ को फॉलो करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, जितना ज्यादा हम सेपरेशन इंक्रीज करते जाएंगे ग्रेविटी हमेशा कम होती जाएगी। अगर हम सेपरेशन को डबल करेंगे तो ग्रेविटी हाफ नहीं होगी बल्कि स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज होगी। डबल करने से ग्रेविटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। कोई क्वेश्चन इसको में किसी को? जी हाँ भाई बच्चों, सारे कहाँ हैं? हसन, फरवा, अबू बकर, अबान, फाइज, फातिमा, सिनान। आंसर क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट सर। भाई साहब आप प्रेजेंट है आज? कहाँ है भाई? बिल्कुल प्रेजेंट। जैनब तो है, सैयद जैनब नहीं आज, सैयदा जैनब। और वो जैनब भी थी सर, जैनब आ रही थी पार्टिसिपेंट्स में। तुम जैनब की अम्मी लगे हुए हो जो तुम्हें जैनब का तुम्हें पता है? नहीं सर, पार्टिसिपेंट्स में आ रही है जैनब फातिमा। अच्छा, हाँ भाई, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा ठीक है जैनब जी। बच्चों, तो ग्रेविटी कौन सा लॉ फॉलो करती है? ग्रेविटी फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसका जो कर्व बनता है वो इनवर्स स्क्वायर का कर्व बनता है। ये हमने जो ग्रेविटी का कर्व बनाया है, दैट इफ वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ से बाहर जाएंगे, आगे मूव करेंगे, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ग्रेविटी हमारे पास क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। और कौन से लॉ को फॉलो करेगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो। कोई क्वेश्चन किसी को? ये चैप्टर काफी खुश्क सा है, ठीक है, इसलिए जरा ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। और आज के जो टॉपिक में मैंने सबसे पहले डेंसिटी ऑफ अर्थ को क्लियर किया है, उसके बाद फिर मैंने ये डिस्कस किया कि ग्रेविटी जो है वो सरफेस के ऊपर जो है वो मैक्सिमम होती है, विच इज gm/r², वेयर कैपिटल R इज द रेडियस। लेकिन क्योंकि जब हम अर्थ की सरफेस से अगर दूर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन हाइट इंक्रीज होगी, हाइट चेंज होगी, जिसकी वजह से ग्रेविटी कम होगी। तो हम नॉर्मली रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, जिस हाइट से हम सरफेस से गए हैं, उसको स्मॉल r की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं gm/r²। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि ग्रेविटी जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, क्योंकि अगर हम अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे तो हमारे पास ना ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज होगा और ना ही हमारे पास जो है वो मास ऑफ द अर्थ में कोई चेंज आएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी इशू नहीं होगा। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। फिर हमने जो इसका वो जो देखा है कर्व देखा है, इनवर्स स्क्वायर कर्व, आप देखिए कि ये स्टार्टिंग में बड़ा तेजी से गिरता है, यानी एकदम से 9.81 से डायरेक्ट करके कितना गिरा, ये 2.45 पे बड़ा शार्पली टर्न होता है नीचे की तरफ। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 3 के ऊपर अगर आप नोटिस करें तो 2.45 से सिर्फ 1.09 पे गिरा है। तो ये गिरने की क्वांटिटी इसकी कम होती जाती है। ठीक है, और ऑब्वियसली इसके बाद 4R निकालेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को बेशक
का क्रॉस नहीं करता। इनवर्स के फंक्शन का कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होता है। बिल्कुल सही है जवाब, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होता है ये, तो एक्स एक्सिस को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस किसी को? जी अच्छा जी, जवाब पढ़ रहा है आजकल। अच्छा परीक्षा बेटा, तुम्हारा एएस का भी कुछ प्रॉब्लम था, तो आप मुझे भी व्हाट्सएप पे या किसी और बच्चे का अगर अक्टूबर नंबर में जिसने एएस देना है तो वो बच्चा मुझे भी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करे, तो मैं फिर जो है वो ऑब्वियसली अभी तक स्कूल से तो मुझे नहीं पता चला उसकी क्लासेस का क्या सिस्टम है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि मैं ऑन माई ओन बिहाफ में बच्चों की जो है, जो बच्चे अक्टूबर नंबर में कर रहे हैं, मैं उनकी ऑन ओन बिहाफ जो है उनकी क्लासेस मैं सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट कर दूँ, ताकि वो बच्चे जो हैं वो अक्टूबर नंबर की प्रिपरेशन जो है इसकी अपनी प्रॉपरली करें। ठीक है, तो जिसको भी है वो मुझे अपने ऑन बिहाफ में मैसेज कर दें, मैं फिर सर इमरान से पूछ के जो है क्लासेस का अरेंजमेंट करता हूँ। ठीक है, किसी को कोई एक्सपेक्ट पूछना है और बात, अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर आज के लिए। सर ठीक है एक बात बताएं, आपको हाँ लग रहा है कि कॉलेजेस जल्दी खुल जाएंगे? यार, हारिस अब लग रहा है, क्योंकि यार कल इंग्लैंड में से लॉकडाउन आपको पता है वो हो गया, रिमूव हो गया, पता है आपको ये बात? नहीं सर सर, मुझे कोई लॉकडाउन न्यूज़ नहीं। पाकिस्तान में भी खत्म हो गया हाल ही हाँ, में। तो इंग्लैंड से लॉकडाउन अगर रिमूव हो गया तो इसका मतलब है कि वहां पे अब एग्जाम कैम्ब्रिज वाले तो करेंगे। ठीक है, और सर हम पाकिस्तान से भी सपोज कर लेते हैं कि जुलाई के एंड में या अगस्त से अगर कॉलेजेस खुल जाते हैं, तो 15 क्या अगस्त से आप खुल A2 का जाएंगे। सिलेबस शुरू से पढ़ाएंगे? 15 अगस्त से खुल जाएंगे। यार देखो, शुरू से तो खैर नहीं पढ़ाऊंगा, जो जो चीजें हैं वो पहले तो हम ये देखेंगे कितने परसेंट समझ में आई है। ठीक है ना, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उस चीज को रिपीट किया जाएगा, नहीं तो एक उसका रिवीजन कर लिया जाएगा। ठीक है, सर वो जिस छुट्टियों में कौन क्लासेस लेता है? क्या चीज कह रहे हैं फाइज? छुट्टियों में क्लासेस कौन लेता है? अभी तो समर वेकेशन चल रहा है। नहीं बेटा, पढ़ने वाले क्लासेस लेते हैं छुट्टियों के अंदर भी, जो पढ़ने वाले कोई होते हैं नहीं जिन्हें लेता सर। जिनको अगस्त से सेशन शुरू होना चाहिए था, अभी ये जून से शुरू कर दिया अलग। हाँ तो इसमें हाँ स्टेटमेंट सही कह रहे हो समी, आ गए खुलने के। ठीक है ना बेटा, आपकी अपनी तैयारी अच्छी हो जाएगी और तो कोई वो नहीं होगा ना, नुकसान तो कोई नहीं है, इसका फायदा ही है ना अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और छुट्टियां तो वैसे ही फरवरी से छुट्टियां ही हो गई थी यार, कितनी छुट्टियां और मनाओगे? सारी सर घर जिंदगी पे छुट्टी बैठे करते रहोगे बैठे तो बेटा फिर सारी जिंदगी के लिए छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी हर चीज। सर घर पे बैठे थे ना फेब से जून तक तो। तो घर पे भी बैठे हुए थे ना, फारिग ही बैठे हुए थे ना। नहीं नहीं सर, काम कर रहे थे। दीवार, सामने वाली दीवार तोड़ के दोबारा बनाई है। ठीक, गुड जी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर अब स्टॉप करते हैं, और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। चलें ठीक, ओके भाई, अल्लाह हाफिज।